हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग सेट थ्योरी के विषय में समझेंगे। बिल्कुल क्लास 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मेरा पर्पस है आपको 0 से हीरो बनाना, ठीक है। ऐसे आप क्लास 10 में जस्ट पास करके आप 11 में आए हो तो आपको हर एक चैप्टर तो बिल्कुल एकदम न्यू जैसा लगेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सबसे आसान जो है चैप्टर वो सेट थ्योरी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नंबर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप खुद से या तो स्टडी कर लो या मेरे चैनल पे इस पर एक लेक्चर बना हुआ है नंबर सिस्टम पे। मैंने वहां पे दोनों नंबर सिस्टम के विषय में डिस्कस किया है। एक क्लास मैंने अरेंज किया था रियल नंबर सिस्टम के लिए और दूसरा क्लास इमेजिनरी नंबर सिस्टम के लिए। ओके, तो आप दोनों नंबर सिस्टम को अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेट के विषय में। आज पूरा इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा, बिल्कुल आसान रहेगा सेट को समझना। तो सबसे पहले बच्चों सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सेट? इफ एनीबडी आस्क टू यू व्हाट इज सेट, देन हाउ टू डिफाइन। तो बच्चों सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। जिस डेटा को आप डिफाइन कर सकते हो ना बच्चों, आप उसी का सेट बनाओगे। इसके अलावा अगर वैसे डेटा जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसका हम सेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा कि नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, ठीक है। हाँ, तो नेचुरल नंबर डिफाइंड है, इसकी सेट बनेगी। जैसे मैं बोलूंगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, बिल्कुल बनेगा। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, इसकी भी सेट बनेगी। फर्स्ट 10 इवन नंबर, इसका भी सेट बनेगा। तो जो भी डेटा डिफाइंड है, ठीक है ना, उसका हम सेट बना सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा 10 लोग हंस रहे हैं, ठीक, जस्ट मेक ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ 10 लाफिंग पीपल, तो हम ऑफ लाफिंग कंडीशन, तो इस तरह का लाफिंग विपिंग वगैरह का तो हम सेट नहीं बनाएंगे ना, बिकॉज इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, ठीक है। वेल डिफाइंड डेटा इज कॉल्ड सेट या इज नोन एज सेट, ठीक है ना। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। जैसे हम सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सेट को मैंने लिखा कि इसमें फर्स्ट 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्या बनाया, सेट बनाया, तो डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जैसे देखो बच्चों, ये 1 2 3 4 5 ये जितने भी एलिमेंट्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलो, मेंबर बोलो, ये किसका मेंबर है, तो ये सेट ए का है। तो आप कह सकते हो कि 1 जो है बिलोंग्स टू ए, या 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, या 4 बिलोंग्स टू ए, या 5 बिलोंग्स टू ए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, दैट इज बिलोंग्स टू, जो मैं वर्ड आपको बोल रहा हूं, बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया, संबंधित, ठीक है ना। तो देखो 1 किससे यहाँ पर संबंधित है, सेट ए से संबंधित है। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो आपने इस सिंबल को क्या कहा, बिलोंग्स टू, ठीक है ना, संबंधित होना। फिर देखो 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, और 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन मैं यहीं पर लिखूं 6 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट में आपके पास 6 नहीं है। तो इसे लिखने का क्या तरीका होगा कि हम बिलोंग्स टू लेके इसे कट कर देंगे। तो ये बन जाएगा बच्चों डज नॉट बिलोंग्स टू। देखो इसको क्या पढ़ोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यहीं पर एक चीज और देखो, अगर मैं बोलूंगा कि ये क्या, ये 1 बिलोंग्स टू ए है, तो देखना बच्चों ये भी गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 खुद में एक सेट के रूप में यहाँ पर आया है, और यहाँ पर 1 देखो एक एलिमेंट से, तो ये सेट है, ये खुद का अपना एक सेट है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ये करेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, ये करेक्ट है। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 या 5 में अगर बोलो
तो ये सब जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। रीजन, क्योंकि ये खुद में एक सेट है, ठीक है। और यहां पर देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी एलिमेंट्स है ये इस सेट के मेंबर है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और मैंने यहाँ पे लिखा है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 6 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो मैं समझता हूं आपको ये वर्ड क्लियर हो रहा होगा कि एलिमेंट्स कौन है, मेंबर कौन है किसी भी सेट का। तो अगर आप ये सेट में मान लो ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक और मैं आपको यहाँ पे बता दू 1 2। अब देखो ये भी सेट है, तो ये क्या बिलोंग्स टू ए होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये भी क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 2 का खुद का एक सेट है, ये सेट के रूप में आ गया। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट जो होगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, ठीक है। सबसेट जो है वो क्या होगा थोड़ी देर के बाद हम लोग समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि सेट क्या है। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। इसमें जैसे हम वैसे डेटा का सेट बनाएंगे जिस डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं, वैसे डेटा का सेट नहीं बनेगा जिस डेटा को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस सेट को प्रेजेंट करने का बच्चों दो तरीका है, ठीक है। इस सेट को प्रेजेंट करने का दो तरीका होगा, एक रोस्टर फॉर्म होगा, एक रोस्टर फॉर्म होगा, और दूसरा जो है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट के कितने प्रेजेंट करने के तरीका हो गए, दो, एक रोस्टर फॉर्म और सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं यहां पर लिखूं a इज इक्वल टू 2 4 6 8, तो देखो बच्चों हम इसको क्या लिख रहे हैं, डेटा को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रहे हैं, ठीक है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ पर देखो सेट के अंदर, तो ये रजिस्टर फॉर्म होगा। इसी को जब आप लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है, जब इसको आप वर्ड्स में लैंग्वेज में लिख दो, तो ये क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग मान लो इसको ऐसे लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू कितना 2n, वेयर n का जो मान होगा वो कितना होगा बताओ, 1 का मान लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो n का मान 1 से 4 तक है, तो देखो 1 वेयर n क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल N है, तो आपको ये चीज समझना होगा, ये चीज समझना होगा, जो कैपिटल N है बच्चों ये क्या डिफाइन कर रहा है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। किस चीज को डिफाइन कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखो x का मान, ये n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, n का मान 2 रखोगे तो कितना आएगा 4, n का मान 3 रखोगे तो कितना आएगा 6, n का मान 4 रखोगे तो कितना आएगा 8। ओके, समझ में आ रहा है ना। ये x सच दैट, अब देखो इसको कैसे पढ़ा हमने, x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, वेयर n क्या कहला रहा है, नेचुरल नंबर, n का मान 1 से 4। तो हमने जब इसको वर्ड में प्रेजेंट कर दिया, तो ये सेट का जो प्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाया। और जब हमने डेटा के द्वारा अरेंज किया, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 3 5 7 11, मान लो मैंने ये डेटा लिखा, कोई सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 5 7 11 है, तो बच्चों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 2 3 5 7 11 है क्या। तो ये देखो ना, फर्स्ट 5 ना प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर किसको बोलोगे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 1 को प्राइम नंबर मत मानना, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होगा बच्चों वो 2 होता है, और 2 के बाद 3 5 7 11 13, इसके बाद 17 19 23 वगैरह वगैरह। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं आना चाहिए जो जिसका फैक्टर उस डिजिट के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 तो सभी का फैक्टर होगा, क्लियर है ना। तो दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर, याद होना चाहिए आपको। तो देखो इसको हमने क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो, टेबुलर फॉर्म भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और एक क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप मान लो मैंने y के द्वारा रिप्रेजेंट किया, तो x सच दैट x फर्स्ट 5 क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, क्लियर है ना। x सच दैट x फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो देखो मैंने
सिंपल सा एक लैंग्वेज में लिखा कि ये जो सेट है वो किस तरह का सेट है, पहला 5 प्राइम नंबर का। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब बच्चों हम लोग जानते हैं सेट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक टाइप है सबसे पहले हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे जो आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, ओके। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जब बेसिक चीजों को सीखेंगे तो सेट थ्योरी को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले चलेंगे, ओके। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर ले। आई होप आपको समझ में आया होगा अबाउट सेट। सेट होता क्या है, सेट में मेंबर कहने का मतलब इसके एलिमेंट्स क्या है, बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। सेट को रिप्रेजेंट दो प्रकार से करेंगे, एक रोस्टर फॉर्म तो दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद देखो बच्चों सेट के टाइप, सेट के टाइप्स क्या क्या होंगे। तो सेट के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट्स के विषय में जब हम बात करेंगे तो देखो पहला हो गया नल सेट। नल सेट या हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, वाइड सेट भी कह सकते हैं। नल सेट या वाइड सेट, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है ना। देखो 3 वर्ड्स ऐसे मैंने इसे लिखा, या तो नल सेट बोलो, या तो वाइड सेट बोलो, या एम्प्टी सेट। तो देखो इसमें क्या है, एक ऐसे सेट के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई मेंबर ही नहीं है, ठीक है, कोई एलिमेंट से ही नहीं। तो ऐसे सेट्स को क्या कहा जाएगा, नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। द सेट हैविंग नो एलिमेंट, क्या बोलोगे, द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट या वाइड सेट। एग्जाम्पल में देखो बस इस तरीके से मैं लिख दिया, इसमें हमने कोई मेंबर नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है, वाइड सेट है। तो नोट में आप याद रखना, एक लेटर में लिख रहा हूं 5, ठीक है ना। 5 का मतलब क्या होता है, यह एक नल सेट है। 5 का मतलब ये नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चों आप बता सकते हो फाइनाइट सेट, ठीक है, और यहीं पर मैं लिख रहा हूं इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। अब देखो बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट का सिंपल सा मतलब है जिसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, जिसे आप काउंट कर सकते हो। मान लो कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स को काउंट करना है, यदि हम कैपेबल है काउंट करने के लिए तो ऐसे सेट्स को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन अगर हम फाइनली उसको पूरी तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं बोलूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब बताओ नेचुरल नंबर का कोई एंडिंग है, कोई एंडिंग नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर का क्या कोई एंडिंग है, नहीं है। सेट ऑफ प्राइम नंबर का क्या कोई एंडिंग है, नहीं है। तो इस तरह का जब नॉलेज हो तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रैकेट, सेट को के एलिमेंट्स को हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो क्या हम इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके भी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके एलिमेंट को आप काउंट ही नहीं कर सकते हो तो कहां से लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में। तो इसका अगर एग्जांपल हमें देना हो तो हम सिंपल भी तो लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा अ सेट ऑफ होल नंबर, अ सेट ऑफ होल नंबर, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या इसकी कोई एंडिंग है, ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। तो इसकी हम एंडिंग नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन इसी में कुछ मेंबर उठा के ले आओ, ठीक है, इसी सेट से कुछ मेंबर उठा के ले आओ तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5, तो देखो ये क्या है, फाइनाइट सेट। दूसरा सेट मान लो मैंने ले लिया 3 6 9 12 और 15, देखो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखा है या फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर लिखा है,
ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 हमने लिया है, तो आप जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सी लिया है सेट AEIOU, मैंने यहाँ वॉवेल्स का सेट लिया है, तो ये सबको ना बच्चों हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट को हम लोग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाय द वे अगर आपके बुक में क्वेश्चंस इस तरह से दे दे सेट के अंदर, जैसे एक क्वेश्चन दिया भी है एनसीईआरटी में कि x सच दैट, ध्यान देना क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, एंड x इज प्राइम एंड x इज प्राइम। हमसे पूछ रहा है बच्चों बताओ ये कौन सा सेट है, ठीक है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो बच्चों देखो ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, ये जो सेट का लिखने का तरीका है मैंने आपको बताया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे देखो x says that x belongs to n, x इज ए प्राइम। अब नेचुरल नंबर में अगर आप प्राइम नंबर का कलेक्शंस खोजोगे तो इनफाइनाइट्स होगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे ये गिवन सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, दिस गिवन सेट इज इनफाइनाइट। तो बच्चों यहां पे अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ब्रैकेट क्यों यूज किया। तो बच्चों इसी इंफॉर्मेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट फाइनली इसके डेटा को हम ब्रैकेट में यूज नहीं कर सकते हैं। हम नहीं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका हम डेटा को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं ला सकते हैं, बिकॉज इसकी नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आया ना कि ब्रैकेट जैसे देखो एक दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, इसी तरीके से दिया रहेगा, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ब्रैकेट में इसके एलिमेंट को नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कीजिए आप इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बाद इक्वल सेट, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। देखो बच्चों इसके बाद जो है नेक्स्ट इक्वल सेट, क्या है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का सिंपल सा मतलब है दो सेट्स होंगे यहां पर और दोनों में एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है ना। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, ठीक है ना। उनके पास एग्जैक्टली का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लो सेट ए है जिसके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, 4 है, और सेट बी है इसके पास 4 3 1 2 एलिमेंट। बताओ क्या ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं? नहीं, इक्वल सेट है, क्योंकि सेट ए में जो जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट सेट बी में भी है। तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो इक्वल सेट्स के बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों सबसेट। इसके अलावा एक सेट में शुरू में आपको और बताता सिंगलटन सेट। तो ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर होंगे, हाँ इसको भी याद रख लेना, साइड में मैं लिख दे रहा हूं ये सिंगलटन सेट होगा, ठीक है ना। ये देखो ना इसमें एक मेंबर है, जैसे मैं यहां पे लिख दिया रामू कोई क्या है, बॉय है, तो देखो ये एक सेट है, सिंगलटन है, ये सब सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो सिंगलटन सेट किसको बोलोगे, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। सबसेट किसको बोलोगे, सबसेट। पहले मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं सबसेट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया, ठीक है ना, 1 2 3। अब मैं इसका सबसेट लिख रहा हूं, सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट ऑफ ए देखो क्या होगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है ये कितने तरीके से अपने फैमिली को अरेंज कर सकता है, ये कितने तरीके से अपने सेट को बना सकता है, दैट इज नोन एज व्हाट, सबसेट ऑफ ए। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 अपना फैमिली बनाएगा, होता है ना, एक बड़ा परिवार है, उसके बाद वो छोटे छोटे परिवार में क्या होता है, समय के साथ विभाजन हो जाता है उसका।
अब 1 2 3 देखो 3 मेंबर वाला फैमिली था, अब 1 का अपना फैमिली बन गया, 2 का अपना फैमिली बन गया, 3 का अपना फैमिली बन गया। हो सकता है कि 1 2 मिलके साथ में रहे। जैसे यहाँ पे कंडीशंस, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इस सेट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अपना अपना किस प्रकार से सेट बनाएगा, दैट इज नोन एज सबसेट। ठीक है, तो सेट ए में देखो 1 2 3 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 अपना फैमिली बना सकता है, 2 अपना फैमिली बना सकता है, 3 अपना फैमिली बना सकता है, कहने मतलब अपना सेट बना सकता है। हो सकता है ज्वाइंट फैमिली में 1 2 साथ में रहे, हो सकता है 2 3 साथ में रहे, हो सकता है 3 1 भी साथ में रहे। ठीक है, बट कभी कभी बच्चे ये भी हो सकता है बच्चों कि एक्सीडेंटली कोई मेंबर ही नहीं बचे, तो क्या होगा, सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं होंगे। इसका मतलब व्हाट 5। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनने वाला है। ठीक है, हाँ एक और कौन बनने वाला है कि ये लोग, मैं यहीं पे बना देता हूं पहले 1 2 3, इसके बाद मैं 5 लिखता हूं। ठीक है ना, तो देखो 1 2 3 का मतलब क्या, ये जो फैमिली था, ठीक है ना, ये बड़ा परिवार, सुखी परिवार, तो ये लोग ना अपना एलिमेंट्स को सेपरेट होने ही नहीं दिए, कोई चांसेस ही नहीं होने दिए ये कि तुम लोग अपना अलग अलग फैमिली बनाओ। ठीक है ना, ये ज्वाइंट का ज्वाइंट ही रहे। तो देखो ये भी एक पॉसिबिलिटीज होती है सबसेट का। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा है, आखिर कितने फैमिली बन सकते हैं, किसी दिए गए सेट्स में कितने फैमिली बन सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक फार्मूला लिख दे रहा हूं नोट में, नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट, इन अ गिवन सेट, इन अ गिवन सेट इज इक्वल टू होगा बच्चों 2 to the power n। तो देखो यहां पर इस सेट में ए में कितने मेंबर थे, 3 थे ना, तो देखो कितना हो गया 2 to the power 3। तो 2 to the power 3 का वैल्यू क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कोई मिसिंग हो रहा है, तो मिसिंग कौन हुआ था, तो पूरा ज्वाइंट वाला जो था 1 2 3, देखो मिसिंग हुआ, अब 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है ना, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में कोई सेट ए के पास, कोई सेट ए, मैंने यहाँ पे बी लिख देता हूं, चूंकि ए लिखे हैं, यहां भी ए लिखे हैं, तो इसको बी लिख दो। ठीक है, इसको सी, तब ना पता चलेगा सब अलग अलग हैं सेट्स। चलो सी में मैं लिख दे रहा हूं, मान लो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 एलिमेंट्स है। अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ सबसेट निकालो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट सी क्या होगा, तो देखो 2 to the power क्या लिखोगे 6, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला ही बता दिया है, नंबर ऑफ सबसेट इन अ गिवन सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। तो 2 to the power 6 का मतलब क्या हो गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। देखो 6 टाइम मैंने लिखा ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। इसका मतलब क्या, 64 मेंबर्स जो होंगे अपना अपना सेट बनाएंगे। इसका मतलब 64 सबसेट्स बनेंगे, किसका, सेट सी का। जैसे मान लो एक और मैं दे दे रहा हूं, डी में ए बी सी डी ई एफ। अब बोलेंगे बताओ एफ जी भी है, इसमें एच भी है। अब मैं आपसे पूछूंगा बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट डी। चलो जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट डी क्या लिखोगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 to the power कितना 8। 2 to the power 8 का मतलब क्या हो गया, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256। इसका मतलब 256 सबसेट बनने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक सेट के अंदर कितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं। तो फार्मूला से याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n। सबसेट को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि a set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। देखो यहाँ पे देखो ना, प्रत्येक एलिमेंट इसी से ना आया है, प्रत्येक एलिमेंट का जो सेट है वो कहीं ना कहीं इसी सेट से आया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट।
ठीक है ना, इसके सारे एलिमेंट देखो इसमें, इसके सारे एलिमेंट देखो इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, ठीक है ना, इसके एलिमेंट सारे इसमें नहीं है, लेकिन सबसेट के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे, गिवन सेट में। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसेट के विषय में। इसके बाद यहीं पर एक और हम लोग देख लेते हैं, पावर सेट। ठीक है, सबसेट के बाद बच्चों पावर सेट, ये बेसिक है, इतना हमें नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, पावर सेट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, पावर सेट, इसको भी पहले एग्जांपल्स के रूप में समझ लो। ठीक है, चलो एक सिंपल सा इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले, उसके बाद एग्जांपल। अ सेट ऑफ सबसेट, अ सेट ऑफ सबसेट इज नोन एज पावर सेट, पावर सेट। ठीक है, अ सेट ऑफ सबसेट इज नोन एज पावर सेट। याद रखिएगा, सेट ऑफ सबसेट इज नोन एज पावर सेट। अब सबसेट का सेट को क्या बोलेंगे, पावर सेट। जैसे एग्जांपल में ले लो, सेट ए बराबर दिया है ए बी सी, ठीक है ना, सेट ए बराबर ए बी सी। सबसेट निकालो, तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा बताओ, ए बी सी, और क्या क्या होगा बच्चों, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी और 5। ठीक है, और क्या होगा 5। अच्छा, इसको हम लोग सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना। जैसे देखो, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, ये सबसेट का सिंबल है। इस तरीके से क्या लिखना, सबसेट। ठीक है ना, ये सबसेट है, ये बिलोंग नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, सबसेट। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या ये ए बिलोंग टू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा। किसमें, सबसेट के केस में। अगर मैं यहां पे लिख दूं, कोई डी लिख दूं, एबीसी के अलावा क्या लिख दूं, डी, और ये लिख दूं ए, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो इस सेट में डी है ही नहीं, तो सेट जो सबसेट आपने बनाया उसमें डी आएगा नहीं, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ए बी, ये भी सबसेट किसका होगा, ए का, ये भी सबसेट किसका होगा, ए का। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर मैं बोलूं ए बी सी, क्या ये सबसेट है ए का, बिल्कुल है। देखो, तो यहां पे आप इक्वल भी दे सकते हो, क्योंकि इसके सारे मेंबर देखो इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो जब हम सबसेट के साथ इक्वल दे दे, तो देखो सबसेट एंड इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इक्वल सेट में मैंने आपको बताया था ना, दो सेट जिसके हर एक एलिमेंट्स आपको एग्जैक्टली क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ऐसे सेट्स को क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो पावर सेट को समझते हैं। अब इसी का मान लो हमें लिखना है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। तो कुछ मत करो, यहां पे जो आपने सेट निकाला है सबसेट, इसी का फिर से सेट बना दो। दिस इज नोन एज व्हाट, पावर सेट। तो देखो पी ऑफ ए क्या क्या निकलेगा, ये पी ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे एक सेट और मैंने ले आया, और इसको हम सेट के अंदर सबको लिख दिए। देखो सी, ए बी, बी सी, ए सी या सी ए जो लिखो, ए बी सी, और देखो 5 लिख दी। ठीक है, एकदम नोट में बातें याद रखना कि इन केस ऑफ पावर सेट, phi comes under the set, ठीक है ना। पावर सेट के केस में हम लोग phi को देखो कहां रखे हैं, सेट के अंदर, अदरवाइज phi कभी भी सेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इम्पिटी सेट भी आप लिखोगे, तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे सेट के अंदर phi, तो ये इम्पिटी सेट नहीं कहलाएगा, ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि यहां पर phi एक मेंबर के रूप में समझ में आएगा। तो ऐसी गलती कभी मत करना। अगर हमसे पूछे लिखो एग्जाम्पल ऑफ इम्पिटी सेट, दैट इज नल सेट या वॉइड सेट, तो आप क्या लिखना, ओनली phi, ना कि phi को सेट के अंदर लिखना, ये गलत होगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो इन केस ऑफ पावर सेट याद रखना 5 कम्स अंडर द सेट, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ अ सेट, इसको भी याद रखना बच्चों, 2 टू द पावर क्या होगा n। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ सबसेट्स निकलेंगे किसी सेट का, उतना ही नंबर ऑफ पावर सेट निकलेंगे। देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देखो नंबर्स अभी भी 8। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पावर सेट इन अ सेट, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट सेट, और आपके लिए तो बिल्कुल नया होगा क्योंकि आप जस्ट आज समझो मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, ठीक है ना। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया व्हाट इज सेट, सेट के टाइप क्या है, बेसिक टाइप क्या क्या है, ये मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, ठीक है। ये सेट क्या है, से एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, इनफाइनाइट, इसके बाद फाइनाइट, ठीक है, सबसेट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद जो है सेकेंड क्लास में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे वर्कआउट करेंगे। छोटा छोटा यहाँ पे लेक्चर बनेगा क्योंकि इसमें बहुत ही आसान सवाल दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3, मात्र इतना भी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसके आधार पर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना सकते हो। इसके बाद फिर वापस हम बेसिक नॉलेज आपको देंगे वेन डायग्राम का एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स का, उसके बाद जाके हम लोग एक्सरसाइज 1.4, 1.5 वगैरह स्टडी करेंगे, ओके। फिर हम लोग अलग अलग तरह के लॉज को सीखेंगे, जैसे कि द मार्गन्स लॉ वगैरह को हम लोग एक नया तरीका से प्रूफ करना सीखेंगे। तो पहले हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 तेजी से डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे क्लास को हम लोग आगे ले चलेंगे। तो मैं समझता हूं आपको कि कोई धड़फड़ाहट नहीं रखनी है। ये हम लोग का अगर कोर्स आज 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है तो आप मान के चलिए कि 3 to 4 मंथ्स में हम लोग 11 स्टैंडर्ड का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वर्कआउट करेंगे, और साथ साथ जो भी आईटी जेईई ने इस चैप्टर से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत ज्यादा वेटेज चैप्टर नहीं है क्योंकि इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, फिर भी मैं आपको जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा। एक सेट वाइज बनाएंगे, हर एक सेट में मैं कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं, ओके। तो आप इसको रिवाइज करो, ओके, थैंक यू।